लिसनर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पार्ट 3। जैसे कि मैंने अपने 2 वीडियोज़ में इसकी मोस्ट ऑफ टर्म्स ख़त्म कर दिए हैं। आज हम रेस्ट जो है वो इस वीडियो में कवर अप करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो जैसे आप जानते हैं, हमने लास्ट अपने पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर टोटल 26 टर्म्स कवर की थी। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो उनका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उन्हें देख सकते हैं। और आज हम उसके अलावा जो रेस्ट टर्म्स रह गई हैं वो कवर अप करेंगे। सो पहली टर्म है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट जो है एक स्टेटमेंट होती है फाइनेंशियल पोजीशन की एक इंडिविजुअल या एंटरप्राइज की एक गिवन डेट पर। क्या होती है? ये स्टेटमेंट होती है ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज और इंडिविजुअल एट अ गिवन डेट, कि एक गिवन डेट पर एक इंडिविजुअल या एक इंटरप्राइजेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। ये कौन बताती है? हमें बैलेंस शीट बताती है। इस बैलेंस शीट के अंदर हमारे एसेट्स रिकॉर्ड होते हैं, लायबिलिटीज़ रिकॉर्ड होती हैं, अदर रिजर्व और अदर अकाउंट रिकॉर्ड होते हैं, जो कि हमारी बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग होते हैं। इसमें क्या क्या रिकॉर्ड होता है? हमारी एसेट्स होती हैं, लायबिलिटीज होती हैं, रिजर्व्स होते हैं और हमारे वो अकाउंट्स होते हैं जो हमारी बुक वैल्यू में गिवन होते हैं, अदर अकाउंट बैलेंस एट देयर रिस्पेक्टिव बुक वैल्यू। बुक वैल्यू के हिसाब से अदर अकाउंट के बैलेंसेस भी इसमें रिकॉर्ड होते हैं। तो ये होती है हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होती है? एक स्टेटमेंट होती है फाइनेंशियल पोजीशन का एक इंडिविजुअल या एक इंटरप्राइजेस का एक गिवन डेट के अंदर। उसके अंदर हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? हम उसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं एसेट, लायबिलिटी, रिजर्व्स और अदर अकाउंट बैलेंस, जो कि हमारी बुक वैल्यू के हिसाब से रिकॉर्ड होते हैं। सेकेंड बात आती है कि ये बुक वैल्यू क्या होती है। बुक वैल्यूज़ क्या होती हैं? बुक वैल्यू किसे कहते हैं? तो बुक वैल्यू का क्या मतलब है? बुक वैल्यू का मतलब है वो आइटम, वो अमाउंट जिसके अंदर जिस प्राइस पे एक आइटम जो है अपीयर हुई है बुक्स ऑफ अकाउंट में। अमाउंट ऑन विच एन आइटम अपीयर इन अ बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक वैल्यू क्या है? कि जिस अमाउंट पर एक आइटम एंटर हुई है बुक्स ऑफ अकाउंट में। मान लीजिए मैंने एक एसेट खरीदी 4000 की, तो उसकी बुक वैल्यू क्या हो गई? 4000, क्योंकि मैंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या उसकी अमाउंट रिकॉर्ड करी है? 4000। अब सेकंड बात आती है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसे कहते हैं? हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होती है? बुक्स ऑफ अकाउंट का क्या मतलब है? तो बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब होता है वो रिकॉर्ड जिसके अंदर हम सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं और मेंटेन करते हैं। रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ये रिकॉर्ड होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का, जिन्हें रिकॉर्ड भी किया जाता है, साथ ही साथ मेंटेन भी किया जाता है। इसके अंदर क्या क्या होते हैं? कैश बुक्स होती हैं। इसके अंदर हमारी क्या क्या होती हैं? कैश बुक्स होती हैं, बैंक बुक्स होती हैं। कैश में जो काम हो कैश में, बैंक में जो काम बैंक के थ्रू हमने किया। जर्नल होता है, जर्नल में डेबिट आइटम डेबिट में, क्रेडिट आइटम क्रेडिट में। और लेजर होता है। लेजर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक इंडिविजुअल अकाउंट होता है, जैसे कि परचेज का अकाउंट हो गया, सेल का अकाउंट हो गया, ये सब उसके अंदर हम एक इंडिविजुअल अकाउंट खोलते हैं और सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शन उसमें डाल देते हैं, तो वो हमारा लेजर होता है।
उसके बाद हमारी अगली टर्म आती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर मैं नाम से देखूं तो इसका क्या मतलब बन रहा है कि कॉस्ट जिस पर गुड्स हमने बेची, तो ये वही डायरेक्ट कॉस्ट होती है जिस पर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन, जिस पे हमारी प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस हुआ है या जो हमने सर्विसेज दी हैं वो सोल्ड की गई हैं। इसके नाम से ही पता चल रहा है। अमाउंट इन विच प्रोड्यूस्ड गुड सोल्ड और सर्विसेज रिडेंडेड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है? जिस कॉस्ट पर हमने जो है प्रोड्यूस गुड को बेचा है या सर्विसेज को रिडेंड किया। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके ये सारी चीज़ें नोट कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट टर्म है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन क्या होता है? फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट, कि एसेट की वैल्यू में जो फॉल आता है वो क्या कहलाता है? हमारा डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन जो होता है वो एसेट की वैल्यू में फॉल होता है उसके टाइम यूजेज के हिसाब से। मान लीजिए मैंने एक एसेट खरीदी थी 10 साल पहले 10,000 रुपये की, और 10,000 रुपये की एसेट जो थी मेरी, मान लीजिए कोई मशीनरी थी और उसकी प्रोडक्शन 10 साल पहले क्या थी? पर आवर 10 यूनिट्स की थी। बट जब मैं 10 साल से उसे यूज़ करते आ रहा हूँ, अब उसकी जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो 5 यूनिट्स रह गया। तो मतलब क्या हुआ? हमारी एसेट जो है वो डेप्रिशिएट हो गया टाइम के साथ, या फिर हम कह सकते हैं उसकी यूजेज के साथ वो क्या हो गई है? डेप्रिशिएट हो गई है। और ये इन सारी एसेट्स के साथ होता है, इसलिए हम उसकी एस्टिमेट डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं कि हाँ टाइम के साथ उसकी कॉस्ट में क्या चेंज आया, उसका जो भी हमारी कॉस्ट थी उसके हिसाब से उसकी क्या एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ रही। उसके बाद आती है बात एंटिटी की। एंटिटी क्या होता है? एंटिटी मतलब होता है एक इकोनॉमिक यूनिट जिसके अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं। एंटिटी क्या है? एक इकोनॉमिक यूनिट which perform economic activity. Entity is an economic unit which perform इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये इकोनॉमिक यूनिट होती है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है? परफॉर्म करती है। जैसे कि रिलायंस हो गई, टिस्को हो गई, ये सब क्या है? एक एंटिटीज़ हैं। जो बिजनेस एंटिटीज़ होती हैं वो एक एंटरप्राइज होता है जो हम इस्टेब्लिश करते हैं लॉ के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को करने के लिए। तो एक हमारा एक बिजनेस एंटिटी है, मतलब एक एंटरप्राइज है जो हमने इस्टेब्लिश किया है लॉ के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को करने के लिए। पर वहीं मैं बात करूं अकाउंटिंग एंटिटी की, तो उसका मतलब है कि अकाउंटिंग सिस्टम जिसके अंदर हम एक स्पेसिफिक बिजनेस एंटिटी में परफॉर्म कर रहे हैं, एक डिवाइड किया गया है एक स्पेसिफिक बिजनेस एंटिटी के अंदर। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको? बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी मतलब हम एक एंटरप्राइज को इस्टेब्लिश कर रहे हैं लॉ के अकॉर्डिंग टू एंगेज अ बिजनेस एक्टिविटी। जबकि मैंने आपको अकाउंटिंग एंटिटी के बारे में क्या बताया? अकाउंटिंग एंटिटी का मतलब है एक सिस्टम जिसके अंदर हम डिवाइस करते हैं अकाउंटिंग के बारे में एक बिजनेस एंटिटी के अंदर। अकाउंटिंग एंटिटी के अंदर हम अकाउंटिंग के एक सिस्टम को डिवाइस करते हैं किसके अंदर? एक स्पेसिफिक बिजनेस एंटिटी के अंदर। उसके बाद आती है बात एंट्री की। ये वर्ड आपने सुना होगा एंट्री। एंट्री का क्या मतलब है? एंट्री का मतलब होता है वो ट्रांजैक्शन या इवेंट जो हम बुक्स और अकाउंट्स में रिकॉर्ड, वो ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स is known as
एंट्री, ट्रांजैक्शन और इवेंट जिन्हें हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं वो क्या कहलाती हैं, हमारी एंट्रीज कहलाते हैं। उसके बाद आती है इंसॉल्वेंसी की। इंसॉल्वेंसी जस्ट लाइक अ बैड डेट टाइप। इंसॉल्वेंसी का मतलब वो पर्सन या एंटरप्राइजेस होता है जो उस पोजीशन में नहीं होता जो अपने डेप्ट को पे कर सकते। जैसे मैंने आपको डेटर के केस में बताया कि अगर जैसे मैंने आपको बताया कि इंसॉल्वेंट जो होते हैं वो जस्ट लाइक हमारे बैड डेट्स होते हैं, बैड डेट की तरह होते हैं। जैसे बैड डेट में हमारे डेटर्स जो होते हैं वो पैसा नहीं दे पाते किसी रीज़न की वजह से और वो पैसा हमारा डूब जाता है, वैसे ही इंसॉल्वेंट के अंदर एक पर्सन या एंटरप्राइज होता है जो अपने डेट पे करने में सक्षम नहीं होता। तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे इंसॉल्वेंट कहलाते हैं। पर्सन और एंटरप्राइज which is not in position to pay debt, to pay its debt, कि वो जो हमारा पर्सन है या एंटरप्राइज है वो अपने डेप्ट पे करने में क्या है, इन कन्वीनियंट है या फिर उस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने डेप्ट पे कर पाए। उसके बाद आती है बात रीबेट की। रीबेट का मतलब होता है वो प्राइस में रिडक्शन जो सेलर अलाउड करता है हमारे गुड्स सोल्ड हो जाने के बाद। ये ना कि ट्रेड डिस्काउंट होता है और ना ही कैश डिस्काउंट, ये उससे अलग होता है। रिबेट हम तब देते हैं जब हमारे गुड्स सोल्ड हो जाते हैं, उसके बाद हमने कोई रिडक्शन लगा के, मान लीजिए जब गुड्स सोल्ड हो गए बाद में जो उसका परचेज इसने ये उसको पता चला कि थोड़ी सी क्वालिटी स्लाइटली डाउन है तो सेलर ने क्या किया, डिस्काउंट अलाउ कर दिया, रिबेट दे दिया ताकि उसकी गुड्स जो है वो वापस ना आए। तो ये ऐसे डिस्काउंट्स क्या कहलाते हैं, हमारे रिबेट कहलाते हैं। इसके बाद होता है सॉल्वेंट। जैसे इंसॉल्वेंट जो पोजीशन में नहीं है और सॉल्वेंट का मतलब वो जो पोजीशन में है अपने डेप्ट पे करने के लिए। तो ये थे हमारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 36 टर्म्स। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। आप लोगों ने अगर लाइन से देखा होगा तो पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 के अंदर हमने 36 पॉइंट कवर किए हैं। आई होप आप सबको ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। आप मुझसे अपने डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज इसके अंदर 36 आइटम है तो मैं इसकी एक क्विक रिवीजन की वीडियो अलग से अपलोड करूंगी जो आपके एग्ज़ाम के टाइम पे आपको काम आएगी, ताकि अगर आप चाहें तो 10 या 20 मिनट्स में एक पूरी के पूरे सारी अकाउंटिंग टर्म्स की रिवीजन ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।